राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 या फिर कहूँ सूचना का अधिकार कानून 2005 या फिर आरटीआई एक्ट 2005। ये तीनों एक ही एक्ट के अलग अलग नाम हैं और हम आम बोलचाल की भाषा में इसे आरटीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में जब लागू हुआ था तो ऐसा विश्वास किया गया था कि जब ये एक्ट पास होगा तो उसके बाद हमारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और हुआ भी ऐसा। इस एक्ट के पास होने के बाद लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर आया, हमारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आया। साथ ही साथ लोगों को ये एहसास हुआ कि उनके पास एक ताकत है जिसके थ्रू वो हमारी सरकार से, जितनी पब्लिक अथॉरिटीज है उन सब से इंफॉर्मेशन हक के साथ मांग सकती है। इसके पहले क्या था कि लोग इंफॉर्मेशन मांगते तो थे लेकिन उनके पास कोई हक नहीं था, कोई उनको रिप्लाई देगा या नहीं देगा पता नहीं। यूजुअली वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के आड़ में जा करके वो सारे इंफॉर्मेशन छुपा लिए जाते थे। आरटीआई एक्ट आने के बाद सभी जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन छुपा ली जाती थी वो भी देने का प्रोविजन किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज फिर से हमारे इस चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, आज हम आरटीआई एक्ट के बारे में बात करेंगे। आरटीआई एक्ट में हम किस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन हम नहीं हासिल कर सकते हैं, किन किन अथॉरिटी से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किन किन से नहीं ले सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आरटीआई एक्ट के कारण क्या क्या बेनिफिट्स हुए लोगों को, किस किस तरह के चैलेंजेस अभी आरटीआई एक्ट के सामने हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। किस किस तरह की फी कब कब आपको देनी पड़ेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट आखिर है क्या। 2005 में आरटीआई एक्ट को पास किया गया और उसी साल अक्टूबर से ये इन्फोर्स भी हो गया। जो आरटीआई एक्ट था वो उसके पहले एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, उसे रिप्लेस करके लाया गया था। जब ये लाया गया था उस वक्त ये सिर्फ हमारे देश के सभी भागों में एप्लीकेबल था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अभी ये पूरे कंट्री के अंदर एप्लीकेबल हो चुका है। आरटीआई एक्ट में लोगों को ये हक दिया गया, ये पावर दी गई कि वो अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन हक के साथ मांग सके। और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी से उन सबको एक मैंडेट दिया गया कि उन्हें 30 डे के अंदर इंफॉर्मेशन जो भी आरटीआई एप्लीकेंट होगा उसे प्रोवाइड करवाना है। अगर नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो उनके ऊपर एक्शन लिया भी जा सकता है और बहुत बड़ी पेनल्टी का भी प्रोविजन किया गया। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि पेनल्टी यूजुअली उन पे इम्पोज नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेनल्टीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे इम्पोज हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को फंडामेंटल राइट माना, इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट माना, और वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, मीन्स आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर इसे इम्प्लाइड माना। तो दोस्तों, आरटीआई एक्ट आखिर है क्या? तो आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पारित एक कानून है जो 2005 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत लोगों को ये हक दिया गया। लोगों में सिटीजन्स हैं, जो नॉन इंडियंस है, जो इंडियंस नहीं है उनको ये हक नहीं है। जो सिटीजन्स है उनको ये हक दिया गया कि पब्लिक अथॉरिटी से वो इंफॉर्मेशन मांग सके। इसके साथ साथ पब्लिक अथॉरिटीज को ये मैंडेट दिया गया कि उन्हें विद इन 30 डे वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड कराना है, और अगर वो नहीं प्रोवाइड करा सकते तो उसका रीजन भी उनको बताना है विद इन 30 डेज। आरटीआई एक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हुए? दोस्तों, आरटीआई एक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। सबसे बड़ी बात कि ये लोगों को हक दिया गया कि वो गवर्नमेंट से उनके काम काज के बारे में पूछ सके। इसके कारण क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ, मीन्स लॉ के ऊपर लोगों का भरोसा भी आया, साथ ही साथ जो करप्शन है वो कम हुई, आर्बिट्रेरीनेस भी कम हुई। अब इन सब के बारे में, ये जो ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सारे जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने टेंडर डाला किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब मान लो 4-5 लोगों ने टेंडर डाला होगा, किसी एक का फाइनल हुआ।
अब मान लो उसको लग रहा है कि नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर को ये लग रहा है कि मैंने जो टेंडर डाला था वो सबसे कम था, किसी और का कैसे हो गया। तो वो क्या कर सकता है, आरटीआई के अंदर वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि अगर उसको ये पब्लिक नहीं किया जा सकता कि 11 कौन था और किस रीजन से था, तो वो उस आरटीआई एक्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन मांगेगा कि 11 का क्या क्या रेट था, सब कुछ वो उससे मांगेगा। और अगर वो 11 वास्तव में 11 होगा तब तो ओके है, नहीं होगा तो वो आगे कोर्ट्स में या आगे सीनियर अथॉरिटीज को वो चैलेंज करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, करप्शन कम हुआ, जो जो गवर्नमेंट के काम में जो आर्बिट्रेरीनेस था वो कम हुआ। अगर ये नहीं होता तो वो कोई भी जो जो नेता हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते, कारण कोई तो पूछ नहीं सकता था। इससे ट्रांसपेरेंसी आई, मतलब कि ये चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो हो, चाहे जितने भी बड़े नेता हों, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हमने आज ये गलती किया तो कल कोई पब्लिक क्या कर सकती है, इन्फॉर्मेशन मांग सकती है और हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट के अंदर ये बेनिफिट है। और ये ट्रांसपेरेंसी आने से क्या हुई है कि जो आर्बिट्रेरीनेस, मतलब कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थी, वो जो आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देना, कोई भी डिसीजन लेना, उस तरह की हरकतें कम हुई है। अब इससे क्या होता है, लोग समझते हैं कि वो गवर्नमेंट के पार्ट हैं। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी को भी बल मिलता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में काफी हेल्प मिलती है। कारण डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि जो सिटीजन्स हो वो इन्फॉर्म्ड हो, उनके उनको ये मालूम हो कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्यों ले रही है, कैसे ले रही है। अगर वो इन्फॉर्मेशन होगा तो जो सिटीजन्स होंगे उनका कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अंदर होगा, और डेमोक्रेसी में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे बेनिफिट्स आरटीआई एक्ट के अंदर हैं। अब आरटीआई का मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों, आरटीआई के अंदर तीन चार तरह के आपको प्रोविजंस किए गए हैं। सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, जो काम हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करने का अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ चाहे जो कोई डॉक्यूमेंट हो उसका भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड हो इसका भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई नोट हो, एक्सट्रैक्ट हो, या कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड हो, उसका सर्टिफाइड कॉपी भी चाहे तो आप ले सकते हैं। कोई भी मटेरियल है, मान लो कोई वर्क हो रहा है, कहीं प्रोसेस में चल रहा है, आपको लगता है ये सैंपल, मतलब ये खराब काम हो रहा है, तो आप वहां से सैंपल भी ले सकते हैं उस मटेरियल का, कि वो सही है नहीं है, उसका बाद में आप चेक करवा के बता सकते हो ये गलत सैंपल है जो भी है। तो इन ये सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे क्या था, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, मीन्स चेक कर सकते हो वो सही है या नहीं है, जो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप उसकी कॉपी ले रहे हैं, हार्ड कॉपीज। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को का सैंपल ले रहे हैं आप। इसके बाद जो फोर्थ है, उसमें है किसी भी इंफॉर्मेशन को आप डिजिटल फॉर्म में आप लेंगे। डिजिटल फॉर्म में डिस्क, फ्लॉपी, टेप, इसके बाद है वीडियो कैसेट्स, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक ईमेल है, स्कैन्ड कॉपी के रूप में, या जैसे भी। ये जो क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का है। ये है सैंपल्स का, ये है कॉपी लेने का, फिजिकल कॉपी, और ये इंस्पेक्शन का है। मतलब आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, उसका हार्ड कॉपी ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, या फिर अगर कोई आपको लगता है सैंपल में कुछ गड़बड़ी है तो आप वो सैंपल भी ले सकते हो। अब ये इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जो भी डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, कोई भी रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, मतलब जो भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो सकता है, वो ऑलमोस्ट सारी चीजें आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि मान लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई सिस्टम पड़ा है, किसी ने अगर कोई ड्राफ्ट बनाया था लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुई, तो आप वो भी चाहो तो ले सकते हो, कारण वो भी डेटा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। भले ही वो अप्रूव हुई है नहीं हुई वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो एक डेटा है। अब बात करते हैं आप इन्फॉर्मेशन किससे लोगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर, आपके घर के बाहर कोई परचून का दुकान लगा के बैठा है, किराना स्टोर है, आप उससे कहोगे कि नहीं आपकी इनकम कितनी है आप मुझे बता दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये पब्लिक अथॉरिटी है कौन। तो दोस्तों, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है
कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट ने पास किया है या किसी ऐसे लॉ के द्वारा किसी स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किया है या किसी ऐसे नोटिफिकेशन द्वारा जो किसी गवर्नमेंट ने, मतलब कि जो हो सकता है लोकल गवर्नमेंट के हों, मीन्स लाइक म्यूनसिपैलिटी वगैरह के हों, उसके द्वारा बनाए गए, उन सबसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ, और ये जो देख रहे हो आप, इसमें कौन कौन से भी इंक्लूडेड है, कोई भी बॉडी जो ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड की जाती है, जो इन चारों के द्वारा, इन चारों तरह के जो कोई बॉडी है या इन सब के अंदर जो भी कोई बॉडी है उसके द्वारा भी अगर कोई बॉडी ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है और सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती है, तो वही पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं, 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो 90% ज़्यादा जो फाइनेंस पाते हैं, इनका रेवेन्यू का 90% ज़्यादा जो आता है एनजीओज का, वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड माने जाते हैं और इस तरीके से वो पब्लिक अथॉरिटी माने जाते हैं। और फी एंड चार्जेज की बात कर लेते हैं। तो आरटीआई के अंदर जो फी का प्रोविजन रखा गया है वो 10 रुपए का, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। इसके साथ साथ जो बीपीएल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए कोई फी की जरूरत नहीं है, कोई फी नहीं। आपको बस बीपीएल कार्ड की कॉपी लगा देनी है या ऑनलाइन अगर देते हैं तो बीपीएल नंबर दे देना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांगा है तो उसके लिए एडिशनल चार्ज एप्लीकेबल होगा। फोटोकॉपी चार्जेज 2 रुपये पर कॉपी होगी। अब ये फोटोकॉपी चार्जेज की क्या जरूरत है? मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा जो 50 पेज का है, तो अगर 1 पेज का होगा तब तो वो कोई चार्ज नहीं मांगे, लेकिन अगर 50 पेज का है तो आपको 50 पेज का कॉस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि 2-2 रुपये पर पेज। तो 50 दूना 100 रुपया, 100 रुपया आपको उनको पे करना पड़ेगा एडिशनली, मतलब 100 रुपया और प्लस 10 रुपया, 10 रुपया आपको पूरा पे करना पड़ा। लेकिन 10 रुपये आपको जब एप्लीकेशन फाइल करोगे उसी वक्त आपको देना पड़ेगा, और ये बाद में इन्फॉर्मेशन वो जितना दे रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, वो मांगेंगे ये एडिशनली। अब इंस्पेक्शन चार्जेज, मान लो इंस्पेक्शन का आपको तो दिया गया इन्फॉर्मेशन कि आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, तो पहले 1 घंटे के लिए कोई फी नहीं है, उसके बाद हर 1 घंटे के लिए 5 रुपये पर घंटा है। मतलब अगर आप 3 घंटे रहते हो तो आपको 10 रुपये देने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मांगा और 30 दिनों के अंदर प्रोवाइड नहीं करवाया जा सका तो आपको कोई एडिशनल फी नहीं देना है, मतलब 10 रुपये तो आपने दे दिए। लेकिन मान लो उसके बाद होता कि अगर 50 पेज का कोई 50 पेजेस की इंफॉर्मेशन है तो आपको 100 रुपये और देने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी, नो एडिशनल फी। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन, किस तरह का इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं आप, वो तो हमने बात कर लिया है। अब किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते गवर्नमेंट से, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पे दिक्कत ला सके, ऐसा इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो जिसे कोर्ट ने देने से मना किया है वो नहीं दे सकते, किसी ट्रिब्यूनल ने मना किया हो वो भी नहीं दे सकते, या कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो अगर आपको दिया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको अगर दिया जाए तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को ब्रीच करता हो, तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता। कोई भी ट्रेड सेक्रेट हो, कमर्शियल कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो, वो भी आपको नहीं दिया जा सकता। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी दूसरे गवर्नमेंट के द्वारा हासिल किया गया है, लेकिन इस बात का एग्रीमेंट हुआ है कि वो आपको इंफॉर्मेशन किसी और को वो शेयर नहीं करेंगे, तो भी आपको नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे किसी की जान माल की हानि हो, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दिया जा सकता। कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है उसके जो पेपर्स होते हैं, जो मीटिंग के पेपर्स होते हैं, बातचीत जो होते हैं, डिलिब्रेशंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो भी आपको नहीं दिया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक्सक्लूड किए गए हैं।
ये तो मैंने 18 लिखा है, लेकिन इसके अलावा 2 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। तो इन सब से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उन 18 में से अब मैंने 5-6 का आपको नाम मेंशन किया है कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका भी नाम जानते होंगे, रॉ का भी नाम जानते हैं, डीआरआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, बीएसएफ हो, इन सब से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। अब बात करते हैं कौन-कौन से चैलेंजेस हैं। दोस्तों, आरटीआई, जब आरटीआई एक्ट हमारे देश में आया था तो लोगों में बहुत सारी उम्मीदें थी और काफ़ी हद तक आरटीआई एक्ट उस पे खरा भी उतरा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 4 से 5 हज़ार आरटीआई पर डे फाइल होती है। तकरीबन 4 करोड़ आरटीआई पिछले 15 सालों में फाइल हुई। 12 अक्टूबर 2005 को ये इन्फोर्स हुआ था और अभी अक्टूबर चल रहा है, मतलब कि 15 साल से जस्ट कुछ दिन आगे हुए हैं। तो मतलब इस इन 15 सालों में तकरीबन 4 करोड़ एप्लीकेशंस फाइल होना, ये इस बात को दिखाता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में नहीं है। उन्हें कहीं न कहीं लगता है गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो पार्शियल हैं। वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। इसी कारण से इसी डाउट पे वो इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये इस बात को दिखाता है अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है। जो आरटीआई एप्लीकेशंस हैं वो छोटे-छोटे ग्रांट्स पे लाइक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा जा रहा है या कई तरह के बहाने बना करके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ-साथ जो सीआईसी के डिसीजंस, सीआईसी ने कई मैटर्स में जो डिसीजन दिए उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट्स में अपील में चली गई। और ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 1500 से ज़्यादा ऐसे अपील्स हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। तो ये कहीं न कहीं आरटीआई के लिए एक चैलेंज है। इसके बाद बात करें 2019 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लाया जो पास भी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है चाहे सीआईसी हो, मतलब सेंट्रल के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हों या स्टेट के हो एसआईसीज हों, उनकी जो पोजीशन को डाउनग्रेड कर दिया गया। पहले जो सीआईसी होता था सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता था, अब उसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। गवर्नमेंट अपाती, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, ऐसा लगता है गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स या जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो प्रॉपरली वर्क करे, आरटीआई एक्ट प्रॉपरली फंक्शन करे। कारण अगर वैसा होता तो जितने भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट होती। लेकिन पिछले कुछ सालों से, मतलब कि 2014-15 के बाद से एक रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें था कि तकरीबन 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की सीट्स वैकेंट थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया। अभी भी 4 अब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट खाली हैं। जो इस तरीके से ये क्या करता है, इसके कारण से क्या होता है कि जो सीआईसी के अंदर जो आप अपील फाइल करोगे, सेकंड अपील, उसको डिस्पोज होने में सालों लग जाते हैं। अभी ऐसा माना जाता है तकरीबन 14 से 15 महीने आपने अगर सेकंड अपील डाला तो आपका उसकी हियरिंग होने में लगती है। ये आपको डिले का स्टेटस है सीआईसी का। तो आप समझ सकते हैं कि सीआईसी के पास कितनी आरटीआई की अपील्स पेंडिंग होगी। अगर सभी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रॉपरली हो जाए तो ये जो टाइम होता 2 महीने या 3 महीने होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। सिमिलर पोजीशन स्टेट्स में भी है। स्टेट्स में भी जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उसकी भी अपॉइंटमेंट प्रॉपरली नहीं होती। कारण अगर अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा तो होगा क्या, वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे और लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़्यादा मांगेंगे। और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो लोग सेकेंड अपील में चले जाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मिलेगा, जो कि उसका कोई काम नहीं रहेगा। इसके साथ आरटीआई एक्ट को गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, जो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती कि पूरी तरीके से फुल फ्लेज फंक्शन करे। ए, कारण इससे क्या होता है, पूरी की पूरी जो होती है मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी होती है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो भी वो नहीं चाहते। इसीलिए आप कस देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आरटीआई के लिए एक पोर्टल बना दिया गया, आप वहाँ पे आरटीआई ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। लेकिन अभी भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई अभी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है। आरटीआई पोर्टल होने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी वक्त कहीं से भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप अमेरिका जाके रह रहे हो, आप वहाँ से भी आरटीआई फाइल कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फिजिकली
आके फाइल करने के लिए बोले, सपोज राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, अगर मुझे तमिलनाडु जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे अभी तमिलनाडु जाना पड़ेगा, अगर वहाँ पे वेबसाइट फंक्शन नहीं कर रहा हो तो। अगर कर रहा हो तो मैं दिल्ली से ही इन्फॉर्मेशन वहाँ की हासिल कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट वेबसाइट होने का ये बेनिफिट है। तो इसलिए कई स्टेट्स गवर्नमेंट इंटेंशनली गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं लॉन्च करती, कारण अगर लॉन्च करेगी तो इस तरह का इश्यू होगा, मीन्स उनके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट हम के अंदर हम आरटीआई कैसे फाइल करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।